क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो सतारा राज्य को। किस राज्य को? सतारा राज्य को। वर्ष क्या है, किस वर्ष? तो 1848 में। 1848 में सतारा राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत रखा गया। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भारत का नियम कब बना? तो सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो 1853 में। कब बना? 1853 में। चार्टर्ड एक्ट कौन सा था? चार्टर्ड था हमारा 1853। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात हरगोविंद बने। कौन बने गुरु? हरगोविंद। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक। दूसरे गुरु हमारे थे अंगद। कौन थे? अंगद। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु थे गुरु रामदास। गुरु रामदास। पांचवें गुरु थे हमारे अर्जुन देव। अर्जुन देव। अर्जुन देव। सिख गुरुओं की संख्या कितनी थी? 10 थी। होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? तो होयसल राज्य जो था वो कर्नाटका राज्य में था। किस राज्य में था? कर्नाटका राज्य में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। कनिष्क के किस धर्म को संरक्षण दिया गया? तो कनिष्क के किस धर्म को संरक्षण दिया गया था? महायान बौद्ध धर्म को कनिष्क ने धर्म का संरक्षण किया था, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को। और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। चौथी बौद्ध जो बैठक हुई थी, सभा हुई थी, वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक अकबर था। कौन था? अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? तो किसने की है? बर्नी ने की है। किसने की है? बर्नी ने की है। कौन दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? तुगलक था। और तुगलक ने ही दिल्ली शासन में सर्वाधिक समय तक राज किया था। किसने किया था? तुगलकों ने। किसके शासनकाल में मराठाओं के राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो बाजी राव के शासनकाल के समय। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो किस रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में। हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में। संगम युग में
युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? जो संगम युग था उसमें युद्ध का प्रमुख कारण था पशुओं की चोरी। पशुओं की चोरी। एक प्रश्न पूछा जाता है संगम युग से, पूछा जाता है संगम युग में कितनी संगम सभाएं हुई थी? तो 3 सभाएं हुई थी। संगम का अर्थ है कि बैठक, तो कितनी बैठक हुई थी? 3। जो तमिल हमारे वो होते थे, क्या बोलते हैं, कवि होते थे, उनकी सभाएं होती थी। तो पहली संगम में मदुरई में हुआ था, पहला संगम मदुरई मदुरई। दूसरा जो संगम हुआ था वो हमारा कपाड़पुरम में हुआ था। किस में हुआ था? कपाड़पुरम में। और जो तीसरा संगम हुआ था हमारा वो भी कहाँ हुआ था? मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में। संगम का अर्थ तमिल तमिल कवियों की बैठक। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अहम बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की चढ़ाऊ कला को पितरादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितरादुरा का प्रयोग किया गया था? तो जो पितरादुरा था, बताया गया है कि पत्थरों की जड़ने की जड़ाऊ कला को पितरादुरा कहा जाता था। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर पितरादुरा का प्रयोग किया गया था आगरा के इदमात उद दौला के मकबरे में। आगरा के इदमाद उद दौला के मकबरे में, जिसे नूरजहाँ ने अपने पिता इदमाद उद दौला के मकबरे का निर्माण कराया। जो ताजमहल में भी पितरादुरा का व्यापक प्रयोग किया गया है। और जो ताजमहल से कुछ ही दूरी पर ये इदमाद उद दौला का मकबरा बना हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां थी उनको दूर करने के लिए 1784 में पिट्स एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष बोलते थे। क्या बोलते थे? शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। नर्तकी की पूछा था, नर्तकी की मूर्ति सिंधु सभ्यता में किस किस जगह मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में मिली थी नर्तकी की मूर्ति। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। क्या था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी शिवाजी महाराज के समय में। और जो हमारे अष्ट दिग्गज थे, अष्ट दिग्गज, वह किसकी मंत्री परिषद हुआ करती? राजा कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय की अष्ट दिग्गज थी। और जो अष्टप्रधान थी, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, वो शिवाजी महाराज की थी। कृष्णदेव जो थे वो तुलु राजा थे। तुलु राजा थे कृष्णदेव राय। तेलुगु। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्र किसने किया था? जो मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे साइबेरिया सारस का निर्माण किया था मंसूर ने। किसने किया था? मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? तो जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? बहमनी वंश का था। बहमनी साम्राज्य का। बहमनी समाज का प्रथम शासक कौन था? हसन गंगू। कौन था बहमनी समाज का? हसन गंगू। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी गुलबर्गा।
गुलबर्गा। बहमनी समाज का जो प्रथम शासक था वो हसन गंगू था, उसकी राजधानी गुलबर्गा थी। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? तो विशुद्ध मार्ग की रचना की थी बुद्ध घोष ने। किसने की थी? बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता था। यह किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का। यवनिका का मतलब होता है पर्दा। यवनिका का अर्थ क्या है? पर्दा। जो पर्दा का शब्द का प्रयोग किया जाता था तो यूनानियों की भाषा है वो। शब्द कहाँ का है? यूनानी भाषा का शब्द है। लिखा है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम किसे कहा जाता था? तो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में लीनन के कपड़े को क्षोम कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1343 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी? सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 में किस राज्य की स्थापना की थी? उसकी राजधानी गुलबर्गा थी। तो बहमनी समाज की, बहमनी राज्य की। सुल्तान अलाउद्दीन, इसका पूरा नाम बहमन शाह था। क्या था? बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। और इसी को बोलते हैं हसन गंगू। क्या बोलते हैं? हसन गंगू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हसन गंगू। ये बात को ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू। बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? वो नवाब कौन था? नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि जो अली नगर की संधि थी, अली नगर की जो संधि थी वो किसके किसके मध्य हुई थी? तो नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी अली नगर की संधि 1757 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। कहाँ है? लाहौर राज्य में, लाहौर में है, पाकिस्तान में है जहांगीर का मकबरा। इस बात को याद रखेंगे। और शाहजहाँ का तो लोग जानते ही हैं। शाहजहाँ का कहाँ है? आगरा में है। शाहजहाँ कहाँ है? वह आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। इस चीज़ को याद रखेंगे। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जो ईरान के ग्रंथ है वो कौन है? जिंद अवेस्ता की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। तो बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन थे? बुद्ध, संघ और धम्म। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या प्रदान की थी? तो खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे जहांगीर ने उसे शाहजहाँ की उपाधि दी थी।
किसको? खुर्रम को। खुर्रम का जो शाहजहाँ का वास्तविक नाम था वो खुर्रम था। क्या था? खुर्रम। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था आक्रमण? अहमद शाह अब्दाली का और नादिर शाह का। मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में। नादिर शाह जो था वो तख्ते ताउस जो मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन, वो भारत से ले गया था। कौन? नादिर शाह। केलायू के शासनकाल में, केलायू के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ। इसे किसने और किस लिए किया गया था? तो अंग्रेज सैनिकों के द्वारा किया गया था भत्ते के लिए। किसके लिए? भत्ते के लिए। किसके समय में हुआ था? केलायू के शासनकाल में। क्या हुआ था? श्वेत विद्रोह। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो साइमन कमीशन हार्टंग समिति। कौन समिति थी? हार्टंग 1929 ईस्वी में। हार्टंग समिति 1929 ईस्वी में। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के। कौन? गीत गोविंद के जो लेखक थे जयदेव, वो लक्ष्मण सेन के क्या थे? दरबारी लेखक थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जबालोपनिषद में मिलता है। जबालोपनिषद में मिलता है। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो सूत पिटक जो है बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध को 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है। तो बुद्ध को 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है। किन नामों से? बुद्ध, तथागत और शाक मुनि के नामों से बुद्ध को जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन था? जो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक था हरिशेन। कौन था? हरिशेन। दिल्ली सल्तनत में इक्ता सूबा प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता सूबा प्रणाली का जो प्रारंभ था वो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इक्ता प्रणाली का जनक इल्तुतमिश था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीक-ए-हिंद किसकी कृति है? तो अल-बरूनी की है। किसकी है? अल-बरूनी की है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, इत्माद-उद-दौला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? जो असमत बेगम, इत्माद-उद-दौला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे जहांगीर के शासनकाल में? तो नूरजहां के गुट के। नूरजहां के पिता कौन थे? इत्माद-उद-दौला। नूरजहां के पिता कौन थे? इत्माद-उद-दौला। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? जो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के शासनकाल में थे। मनसब का क्या अर्थ होता है? तो मनसब का अर्थ होता है मुगल सैन्य अधिकारी में ऊंचा पद रखने वालों को मनसब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनसब। मुगल सैन्य सेवा में ऊंचे अधिकारी को मनसब बोलते हैं। तो औरंगजेब के शासनकाल में जो मनसब था,
अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया था? तो जो सातवाहन शासक थे उन्होंने चांदी, तांबा, शीशा और पोटीन और कांसे का मुद्रा का प्रचलन किया था। जो पोटीन होता है वह तांबा, टीन और शीशे का मिश्रण होता है। जो पोटीन होता है वो तांबा, शीशा और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, उस मिश्रण का मिलाकर प्रोटीन बनता है। सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा शीशा धातु की बनी थी। किसका बनी थी? शीशा धातु की। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया? तो ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो प्रथा थी वो सातवाहन शासकों ने प्रारंभ किया। सातवाहन शासक जो थे वह स्वयं ही ब्राह्मण जाति के थे। वो क्या थे? ब्राह्मण जाति के थे। सातवाहनों का समाज कैसा था? तो सातवाहनों का समाज था जो मातृ सत्तात्मक था। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं अलोरों की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों ने किया? तो सातवाहन शासकों ने किया। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था हमारे बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने। बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। डेमेट्रियस की राजधानी किसे बनाया? डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो शाकल को। किसको बनाया था? शाकल को। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो भारत पर सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सिक्के जारी किए थे। और ये भी प्रश्न एक पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने सिक्के किसने चलाए? तो गुप्त वंश ने चलाए। किसने चलाए थे? गुप्त वंश ने। और भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के चलाए थे? तो हिंद यूनानियों ने। सर्वाधिक मात्रा में तो गुप्त वंश ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंडो फर्नीच के शासनकाल में। गोंडो फर्नीच के शासनकाल में। शकों की कितनी शाखाएं थी? तो शकों की शाखाएं थी 5। कितनी शाखाएं थी? 5। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को कब पराजित किया? तो 57 ईसा पूर्व। इसी के समय 57 ईसा पूर्व में ही शक संवत चलाया गया था। कब चलाया गया था? शक संवत 57 ईसा पूर्व में। शकों को हराने के उपलक्ष्य में ये शक संवत चलाया गया था। रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल क्या था? तो जो रुद्रदामन था प्रथम उसका शासनकाल था 130 से 150 ईसा पूर्व। रुद्रदामन प्रथम ने कठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार कराया? तो रुद्रदामन ने कठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार कराया? अर्धशुष्क सुदर्शन झील। अर्धशुष्क सुदर्शन झील का वो कराया था जीर्णोद्धार, उसका पुनर्निर्माण कराया था। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? जो भारत में शक राजा थे अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? जो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत का लंबा अभिलेख तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया। कुषाण किन अन्य नामों से जाने जाते हैं? तो कुषाण जो थे
वो यूची या तैचेरियान के नाम से जाने थे। यूची या तैचेरियान के नाम से जाने जाते थे। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी वो मथुरा थी। कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी मथुरा। पहली कौन सी थी कुषाणों की? वह थी आपकी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर, जिसे पे आधुनिक नाम जिसका क्या है? पेशावर। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, मात्र, चेट्स और संरक्ष किसके दरबार के विभूति थे? जो वसुमित्र हैं और जो पार्श्व हैं, नागार्जुन, मात्र, चेट्स और संरक्ष किसके दरबार के विभूति थे? तो कनिष्क के दरबार में ये लोग रहते थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध राजा था कौन? कुषाण। कुषाण था प्रसिद्ध शासक। कौन था? कुषाण। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में किसे सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने जारी किए। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाल ने। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था करिकाल। कौन था? करिकाल। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। मनरम। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो चोल काल में सूती वस्त्र उद्योगों का जो प्रमुख केंद्र था उरेयूर था। उरेयूर। तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से। और जो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई लिखा है वो किसने लिखा है? शिल्पाधिकारम के लेखक हैं इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल जो है वो शिल्पाधिकारम के लेखक हैं। और जो मणिमेखलाई है इसके लेखक हैं शीतलय सतनार। कौन है? सतनार। ये तमिल भाषा के ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल और मणिमेखलाई के शीतलय सतनार। किसने उल्लेख किया कि नदी ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा कर रखा है? तो नंदों ने अपना कोष जो है गंगा की धारा में छिपा के रखा है। नंदों, जो नंद शासक थे, घनानंद जो थे, तो किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष जो है गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो मामूल नार ने। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना दूत भेजा था? तो स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व लगभग अपना दूत भेजा था? तो कौन थे वो? पांड नरेश। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को। और शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन थे? इलांगो आदिगल। तमिल काव्य की उड़ीसी कहा जाता है। तो तमिल काव्य की उड़ीसी किसे कहा जाता है?
मणिमेखलाई को। इसको इसके रचयिता कौन है? शीतलय सतनार इसके रचयिता है। मणिमेखलाई। पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी करिकाल ने की थी। किसने की थी? करिकाल ने। मुजरिफ किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिफ जो था वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। किस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो किस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की है। किसने की? कुमारगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार कराया था? तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार कराया था वो स्कंदगुप्त ने कराया था। स्कंदगुप्त ने कर्णदत्त को कहाँ पर गवर्नर नियुक्त किया? तो जो स्कंदगुप्त ने कर्णदत्त को कहाँ किया था? सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। गुप्त वंश में देश के शासक को क्या कहते थे? तो गुप्त वंश में देश के शासक को गोप्ता कहते थे। क्या बोलते थे? गोप्ता। गुप्त वंश में भुक्ति के शासक क्या कहलाते थे? तो गुप्त वंश में भुक्ति के शासक उपरिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपरिक। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता था पेट। क्या कहते थे? पेट। गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? तो गुप्त काल में या गुप्त शासन में भूमि बिक्री अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख कुमारगुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में है। कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में है भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी 1/4 भाग से 1/6। गुप्त काल में भू राजस्व की दर जो थी वो कैसी थी? 1/4 से 1/6। कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो कृषि करने योग्य को भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्र। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, जिसको जोत नहीं सकते थे, उसको बोलते थे खिल्य। क्या बोलते थे? खिल्य। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी के प्रधान को कहा जाता था ज्येष्ठक। क्या बोलते थे? ज्येष्ठक। सर्वप्रथम ये गुप्त काल की ये बात है। गुप्त वंश में श्रेणी के प्रधान को क्या कहते थे? ज्येष्ठक। गुप्त वंश में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी तो गुप्त काल में क्या कहते थे? उसको खिल्ले बोलते थे। गुप्त वंश में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की? तो सबसे ज़्यादा गुप्त राजाओं ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो स्वर्ण मुद्राएं थी भारत में चलाने वाले शासक कौन थे? तो इंडो यूनानी थे। कौन थे? इंडो यूनानी शासक थे। गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में क्या कहा गया है? तो गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं के लेखों को क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। गुप्त राजाओं की जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दीनार बोलते थे। जैसे आज रुपया बोलते हैं, पहले दीनार बोलते थे। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में
कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो जाति के रूप में किसमें मिलता है? ओशनम स्मृति में। ओशनम स्मृति में कायस्थों का जाति के रूप में वर्णन मिलता है। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? जो विंध्य के जंगल थे उसमें किस जाति के लोग देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? शबर जाति के लोग। शबर जाति के लोग। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? तो वृद्ध वेश्याओं को, तो गुप्त काल की बात चल रही है, गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो कुटनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुटनी। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? तो गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? चित्रशाला। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांत लिखे। पुराणों के वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई? तो पुराणों के वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। कब हुई थी? गुप्त काल में। और जो मंदिर बनाए गए थे गुप्त काल में, गुप्त काल से ही बनना शुरू हुए थे मंदिर कला का निर्माण। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। रूपक क्या? रूपक, रूपक या रूपक्या। और सोने के सिक्कों को दिनार। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई? तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन व बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। कब हुई? गुप्त काल में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी? तो श्रीलंका के राजा जो था मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी? तो बोध गया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर जो बनने का निर्माण कला का जो सर्वप्रथम उदय हुआ वो गुप्त काल में ही हुआ। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? जो सारनाथ के धम्मेक स्तूप थे उनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा? जो यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ था वो कौन था? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास की रचना है। कालिदास की जो रचना है। सर्वराजोच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन ने अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? जो हर्षवर्धन का अग्रज था राजवर्धन, मतलब बड़ा, हर्षवर्धन से जो बड़े थे राजवर्धन द्वितीय, जो भाई थे हर्षवर्धन के, उनकी हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने की थी। तो आज हम लोगों ने 100+ क्वेश्चन पढ़े। तो अब तक ये पार्ट था हमारा 11। लगभग हम लोगों ने 1200 क्वेश्चन पढ़ डाले इतिहास के बिना किसी समस्या के। तो आशा करता हूँ आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा तो लगातार इन प्रश्नों को पढ़ते जाएं और वीडियो दिन में कम से कम 1-2 बार देखें। पुराने भी वीडियो का रिवीजन करें। दिन में एक बार एक वीडियो पुराना देखें और जो नया अपलोड हो रहा वीडियो वो भी दिन में 2 बार देखें। इससे हमें सारे क्वेश्चन याद रहेंगे और ये जो प्रश्न हैं सारे एनसीईआरटी बेसिस पे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पहले से ही पूछे गए हैं। तो आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही हो
ये सीरीज पसंद आ रही हो तो पढ़ें और लाइक करें। धन्यवाद।